नमस्ते नमस्ते छात्रों। मैं श्रीमती खोमने एसे हिंदी अध्यापिका पुणे जिला शिक्षा मंडल पुणे की शाखा श्री शाहजय माध्यमिक विद्यालय सुपे। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा यह घटक देखने वाले हैं। तो चलो, जब हम संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, संज्ञा के बारे में हमें अगर जानकारी चाहिए तो हमें पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है ये होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो छात्रों, संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा यानी नाम। संज्ञा यानी नाम। तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, वस्तु है, शहर है, गांव है, व्यक्ति है, हमने हर किसी को कोई ना कोई नाम दिया है। तो ये जो नाम है उसे ही हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा ये है कि संज्ञा उस विकारी शब्दों को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नामों का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में परिभाषा ये है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखो कि जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, जैसे प्राणियों के नाम। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। व्यक्तियों के नाम होते हैं जैसे अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। इस तरह से हमने हर एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और जो भाव होते उन्हें भी नाम दिए हैं। तो ये जो नाम है इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, ये तो उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो चलो अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। तो छात्रों, संज्ञा के कुल मिलाकर भेद है 5। कितने भेद हैं? 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और संज्ञा का 5वां और आखिरी भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो चलो अब हम एक एक की परिभाषा तथा उदाहरणों से ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। देखो, जब हम किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं तो सिर्फ हमें वही व्यक्ति हमारे सामने आ जाती है, वो उसका खुद का वो नाम होता है। दूसरा वस्तुओं के नाम भी होते हैं, जैसे टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि।
स्थानों के नाम भी होते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा आदि। तो छात्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जो नाम हम देते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम जाएंगे। अब आगे हम संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा तथा इसके उदाहरण देखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध या पदार्थों का बोध होता है। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द। ये सारे शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। देखो छात्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पहचानना बहुत आसान है। अगर हम बच्चा कहे तो हमें समस्त बच्चे या इनकी एक पूरी जाति हमारे आंखों के सामने आती है। और अगर वहीं पर हम रोहन कहते हैं तो रोहन एक ही व्यक्ति का नाम है, इसीलिए बच्चा जातिवाचक, रोहन व्यक्तिवाचक। जानवर, कौन सा जानवर हमें मालूम है? हम बहुत सारे प्राणियों को जानवर कहते हैं या प्राणी, जानवर ये एक जाति है। अगर हम शेर कहे, शेर, तो हमारे सामने शेर ही आ जाएगा, इसीलिए शेर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जानवर ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी, कौन सी नदी? सिर्फ हम नदी कहेंगे तो कौन सी नदी? बहुत सारे नदियाँ हैं। एक खास एक नदी का जब हम नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और जब हम नदी कहेंगे तो कौन सी भी नदी हमारे आंखों के सामने आएंगी। नदी ये एक समस्त उन सारे नदियों के बारे में, सारे वो एक नदी यानी सारे समस्त नदियों का एक प्रकार, एक जात। इसलिए जब हम गोदावरी कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक, अगर आपको किसी ने कहा वहाँ पर अध्यापक खड़े हैं तो अध्यापक यानी आप सिर्फ आपके सामने ये आ जाएगा कि वहाँ पर एक अध्यापक यानी कोई शिक्षक वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जब आपको कहा जाएगा वहाँ पर कुलकर्णी सर है तो आपके सामने कुलकर्णी सर ही आएंगे, इसलिए कुलकर्णी सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अध्यापक ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से छात्रों ये ध्यान में रखना जरूरी है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में संज्ञा समझने में बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पशु पक्षी कहेंगे तो हमारे सामने एक जाति आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम चिड़िया कहते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह वस्तु, पुस्तक, हमने कहा पुस्तक ये क्या है? जातिवाचक है। और एक ही किताब का जब हम नाम लेते हैं, जैसे कि अग्निपंख ये जो किताब का नाम है तो वह जब हम लेंगे, जब हमें उदाहरण के तौर पर दिया जाएगा अग्निपंख, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी और किताब ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा किस तरह से हमें पहचानने में आसान है। पहाड़, कौन सा भी पहाड़? पर्वत, कौन सा पर्वत? हिमालय व्यक्तिवाचक, पहाड़ जातिवाचक। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है।
पशु पक्षियों से गाय घोड़ा कुत्ता आदि सभी जातियों के प्राणियों का पक्षियों का बोध होता है। वस्तु से मकान कुर्सी पुस्तक कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा यमुना कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। इसीलिए ये सारी यहाँ पर जो संज्ञा हमारे सामने आई है वो सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा है। तो आगे हम संज्ञा के अंतर्गत हमारा तीसरा जो भेद है भाववाचक संज्ञा, ये आप देखेंगे। इसकी परिभाषा और उदाहरणों से ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको समझना है कि संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों समझने में बहुत ही आसान है। जब एक दूसरे से तुलना की जाती है तो ये हमारे आसानी से समझ में आ जाती है। तो तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी क्या? भाव यानी क्या? हमारे चेहरे पर हमारे मन की अवस्था, हमारे जो अलग अलग स्वभाव के भाव है, गुणों के भाव है, इसे हम भाव कहते हैं। हंसना रोना, इससे हमारे चेहरे पर जो भाव आते हैं हम पहचान सकते हैं कि ये हंस रहा है यानी ये खुश है, ये रो रहा है यानी ये दुखी है। तो ये जो अलग अलग भाव है, इन भावों को दर्शाने वाली जो अवस्था होती है, जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा ये है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण भाव स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का बोध, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा बताता है। अतः यह जो संज्ञाएं है, उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से भाववाचक संज्ञा भी पहचानने में बहुत आसान है। तो ये भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरह से होता है? देखो, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से ये भाववाचक संज्ञाएं बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्व भावत्व, ममत्व, ता मानव मानवता, ममता पन जैसे कि बचपन। इस तरह से ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो आगे चौथी संज्ञा हम देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। आसान है। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, फूलों का गुच्छा, कुंज, मंडल, गोद आदि। इस तरह से समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आगे संज्ञा का आखिरी भेद या प्रकार हम देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। तो इस तरह से छात्रों, आज हमने ये जो संज्ञा है, संज्ञा की परिभाषा, उसके 5 प्रकार, उन प्रकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। तो हमने देखा है कि हिंदी व्याकरण में शब्द के 2 भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के फिर से 4 उपभेद है,
जिसमें पहले है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो इस तरह से हम एक एक उप प्रकार उसका देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हमने संज्ञा यह घटक देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली बार लेके आएंगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।